अरबी मालिक मुझे 12 लाख रुपए देता और फिर छुट्टी वाले दिन मेरे घर पर खाना खाने आ जाता। मैं भी भाग भाग कर उसके खातिर इंतज़ाम करती थी, क्योंकि 12 लाख मेरे लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। मगर एक रोज़ अरबी ने अपने दफ्तर बुलाया और अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। कहने लगा, आज से तुम इसकी मालकिन हो। मगर रात हुई तो होश उड़ गए। मैं आंखें फाड़े अब सामने बैठे अपने मालिक को देख रही थी, जो मुझे अपने ऑफिस में ज़रा सा काम करने के पूरे 12 लाख देने को तैयार था। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने दोबारा से अपने मालिक से पूछा कि उन्होंने कितनी तनख्वाह बोली है। वे थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, 12 लाख। पहले तो मुझे ये शक हुआ कि शायद यह आदमी थोड़ा सा खिसका हुआ है। थोड़े से काम के इतने पैसे कौन दे सकता है? बहरहाल अगर वे बेवकूफ़ और खिसका हुआ भी था तो मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा था, इसलिए मैं झट से नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। अगले ही दिन मैं नौकरी पर चली गई। मालिक ने पहले मेरे पूरे स्टाफ से तारुफ करवाया और ये कहा कि ये आप लोगों की मैडम हैं, उनकी किसी भी बात से आप लोग इनकार नहीं करेंगे। ये कहने के बाद वे मुझे एक कमरे में ले गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई। उन्होंने कमरा खोला तो वो एक ऑफिस था। सामने टेबल और चेयर थी, लैपटॉप पड़ा हुआ था। कमरा काफ़ी बड़ा था, फुल एसी चल रही थी। वह मुझसे कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर भी मैं अचंभे में आ गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बॉस मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि ना तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई थी और ना ही तजुर्बा इतना ज़्यादा था। और इतना बड़ा ऑफिस का रूम सिर्फ मेरा। शक्ल से वो मुझे इतना बेवकूफ़ और सीधा साधा भी नहीं लगता था। काफ़ी समझदार और होशियार किस्म का नौजवान था। और मालिक की मुझ पर इतनी ज़्यादा मेहरबानी की बस एक ही वजह थी जो मुझे समझ आ रही थी, और वह ये थी कि मैं बेहद खूबसूरत थी। शायद मेरे हुस्न का जादू उस पर चल गया था। इस सोच के आते ही मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैं अंदर से बेहद खुश थी। मुझे तो ये भी उम्मीद न थी कि मेरी 25 से 30 हज़ार की भी नौकरी लगेगी, लेकिन यहाँ तो लाखों की बात थी। इतना बड़ा ऑफिस जहाँ पर मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। मैं एक आसान ख्याल किस्म की लड़की थी। घर वालों की तरफ से भी नौकरी करने का कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी, इसलिए मैं इस नौकरी पर बेहद खुश थी। अब तो आए दिन मालिक मुझे नए नए कपड़े भी गिफ्ट में देने लगा। मुझे यकीन सा हो चुका था कि वे मुझ पर फ्लैट है, लेकिन एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे ऐसी फरमाइश कर दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। कुछ पल तो मैं इसकी शक्ल ही देखती रह गई, लेकिन क्योंकि वे मुझे 12 लाख रुपए तनख्वाह देता था, इसलिए मैं इसके आगे बोल नहीं सकती थी। अगर मैं इसकी नौकरी छोड़ती तो 12 लाख की रकम मैं कुछ भी करके नहीं कमा सकती थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मालिक कहने लगा कि वो मेरे घर आना चाहता है और मेरे साथ खाना खाना चाहता है। असल में मैं अपने घर में अकेली रहती थी। मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास दुबई गए थे और 6 महीने तक उनका वापसी का कोई इरादा न था। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, इसलिए अकेले घर पर रहना मेरे लिए कोई मसले वाली बात न थी। मालिक कहने लगे, मुझे इस इतवार आपके घर आना है, इसलिए आप खाने का अच्छे से इंतज़ाम कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी बातें भी करनी हैं, वह भी हो जाएगी। वह तो जैसे मुझे हुक्म देकर जा चुका था और मैं बस ये सोचे जा रही थी कि अब क्या करूं। मुझे लगा मेरा मालिक मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर देगा, क्योंकि वह मुझ पर मेहरबान था। इसलिए इतवार वाले दिन मुझे दावत का इंतज़ाम करना पड़ा। ठीक 8 बजे मैं गेट की तरफ गई तो तकरीबन सब कुछ बन चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला था, मेरा मालिक सामने खड़ा था। आज तो वह भी अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन कर आया था, जो कि अरबियों के पास होता है, वरना ऑफिस में तो वे कोट पैंट में रहता था। इसने मेरे घर पर एक नज़र डाली, फिर कहने लगा कि आपके अलावा घर में कोई नहीं रहता। मैंने कहा, मेरे साथ सिर्फ मेरे माँ बाप रहते हैं और वह भी मेरे बड़े भाई के पास दुबई गए हैं। ना जाने क्यों खाने के दौरान उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैं उनकी नज़रों से बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। मेरा दिल चाहा कि वे फ़ौरन से मुझसे नज़र हटा ले, लेकिन वे लगातार खाने के दौरान मुझे देखते रहे। बल्कि मैं चाहती थी कि मालिक मुझसे शादी की पेशकश करें, लेकिन इस तरह से लगातार मुझे देखना अजीब सा लग रहा था। 2-3 घंटे मेरे घर पर ही बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे और मैं उनकी नज़रों से लगातार उलझन का शिकार हो रही थी। मुझे इंतज़ार था कि वे मुझसे मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन मेरा दिमाग चकरा कर रह गया जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा मालिक शादीशुदा है। जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ तो मुझे कुछ हैरत भी हुई थी और कुछ अफसोस भी हुआ।
मुझे तो लगा था कि शायद मेरी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर और मुझे मेरी नौकरी की इतनी बड़ी रकम इसलिए दे रहे हैं, शायद वे मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। न जाने क्यों मेरा दिल बुझ सा गया था। वे शादीशुदा थे तो फिर मुझे ऐसी नज़रों से देखने का क्या मकसद था। बहरहाल वे 2-3 घंटे बैठ कर चले गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे मालिक मेरे कमरे में आए। मैंने फ़ौरन से लैपटॉप पर नज़र जमा ली और अपना काम करने लगी। मुझे कहने लगे कि मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। ये सुनकर मुझे कोई भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे हैरत इस वक्त हुई जब उन्होंने अपनी जेब से एक एप्पल का मोबाइल निकाला, जिसकी कीमत इस वक्त 2-3 लाख से कम ना थी। कहने लगे, ये मैं आपके लिए तोहफ़े में लाया हूँ। ये देखकर तो मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। अगर वे शादीशुदा थे और अपनी बीवी से मोहब्बत भी करते थे और मुझे सिर्फ एक नौकरानी ही समझते थे, तो फिर इतनी महंगी मेहरबानियाँ मुझ पर क्यों कर रहे थे? आखिर उनका मकसद क्या था? इस बारे में मेरे चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी। अगर वे मेरे साथ फ्लर्ट करना चाह रहे थे तो मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी, बल्कि मैं मॉडर्न और आज़ाद ख़याल थी और मेरे घर पर मुझ पर कोई पाबंदी ना थी। लेकिन फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद ना थी कि मैं किसी के वक्त गुजरी का सामान बनूं। अगर वे गैर शादीशुदा होते और मेरे मामले में सीरियस होते तो मुझे ये सब कुछ अच्छा भी लगता। मैंने इस मोबाइल को हाथ भी न लगाया। मैंने कहा, सर मुझे मोबाइल नहीं चाहिए और आप ये मोबाइल मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसे तोहफे आपको अपनी बीवी को देने चाहिए। ना जाने क्यों मेरे लिए मेरा लहजा गुस्से में हो गया था। वे मेरे चेहरे के अंदाज को बड़े गौर से देख रहे थे, फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मिस मैंने ये आपके लिए ही लिया है, इसे आप ले ले। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस बार मेरे इनकार पर उनके चेहरे के अंदाज बिल्कुल सीरियस हुए थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे काम का एक हिस्सा है, इसलिए मोबाइल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत जगह मीटिंग में जाना पड़ता है और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको मेरे साथ मीटिंग में भी जाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास इस वक्त एक मामूली सा मोबाइल हो। मैं आपको इसलिए इतनी तनख्वाह नहीं दे रहा कि आप जब मेरे साथ मीटिंग के लिए जाएं आपके पास मामूली सा मोबाइल हो, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। ये बात ऐसी थी कि मैं इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मेरे काम का एक हिस्सा था, इसलिए मजबूरन मैंने वे मोबाइल रख लिया। फिर वे मुझे कहने लगे कि आप शायद मुझसे नाराज़ हैं। मुझे आपका रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। अभी मेरे बस में भी ना था, क्योंकि मैं तो कुछ और ही ख्वाब सजाए बैठी थी। मैंने कहा, नहीं मैं काम में बिजी हूँ। ये कहकर मैं दोबारा से लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाने लगी। कुछ देर मालिक वहीं बैठा मुझे देखता रहा, फिर उठकर चला गया। मैंने ये सोचा था कि अब मुझे इस मालिक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं किसी की भी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी और ना ही इस मालिक के दिल को खुश करने का सामान बनना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगी। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब रात के वक्त मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी और ये वही नंबर था जो मुझे मेरे अरबी मालिक ने दिया था। मुझे लगा शायद मालिक मुझे फ्लर्ट करना चाहते हैं, जब भी इसने मुझे फ़ोन दिया है और जानबूझकर काम का बहाना बनाया है। अब न जाने किस नंबर से वह मुझे कॉल कर रहा है और यकीनन वह मेरी तारीफ़ करेगा या मुझसे ऐसी ही बातें करेगा, इसलिए मैंने वह फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन दोबारा से फ़ोन की बेल बजने लगी। फिर मैंने कहा कि मुझे फ़ोन उठाकर देख लेना चाहिए कि वह कौन है और क्या करता है। मैंने फ़ोन उठाया तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। मेरा मालिक अपनी आवाज़ बदलकर किसी दूसरे नंबर से मुझे कॉल कर रहा था। वह अब मुझसे कहने लगा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। इसने अपना नाम भी मुझे कुछ और ही बताया। मैं समझ तो गई थी कि वह मेरा मालिक है और जानबूझकर दूसरे तरीके से मुझे टाइम पास का सामान बनाना चाहता है। मैंने इसे कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे मालिक कहने लगा, इतवार को बिरयानी बना कर रखना मेरे लिए, मैं आपके घर आऊँगा। यह बात मुझे बड़ी बुरी लगी कि ये क्या नया सिलसिला मेरे साथ चलने लगा था। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं हर इतवार को इतने अच्छे खाने नहीं बना सकती। मुझे और भी बहुत से काम होते हैं इतवार के दिन। मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना है, मुझे बहुत देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, तो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आपके साथ ग्रॉसरी भी करवा दूँगा और फिर मिलकर हम खाना भी खाएंगे और
बनाएंगे भी। मुझे इतवार को आपके साथ वक्त गुजारना है। मिस नीलम, मैं जितना इस सब से पीछा छुड़वाना चाह रही थी वह इतना ही मेरे करीब आ रहा था और मेरे गले पड़ने के चक्कर में था। अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं फ़ौरन ये नौकरी छोड़ देती, लेकिन बात 12 लाख की थी जिससे मैं एक फ़्लैट बुक करवा चुकी थी। मैं चाहती थी कि 6-7 महीने जॉब करके अपना एक अलग घर ले लूँगी, क्योंकि जो मेरे माँ बाप का घर था इस पर मेरा भाई मुझे मेरा हिस्सा देने को तैयार न था, बल्कि साफ कह चुका था कि वे मेरी शादी होने के बाद ये घर बेचकर दुबई में सेटल हो जाएगा और माँ बाप को भी वहीं ले जाएगा। मैं सऊदी में रहती थी और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहते थे। वे जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि वह भी भाई के साथ दुबई रहने पर राज़ी थे और हमारे यहाँ लड़कियों को वैसे भी कुछ नहीं दिया जाता था। इसलिए यही सोचा था कि अच्छी नौकरी मिल गई है तो अपना एक अलग घर ले लूँगी। जैसे ही मुझे बॉस ने नौकरी दी मैंने अपना फ़्लैट बुक करवा लिया और 6 महीने का वक्त लिया था कि मैं 6 महीने में सारे पैसे देकर घर के पेपर्स अपने नाम करवा लूँगी। लेकिन अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। 1 महीने की किस्त मैं अदा कर चुकी थी और मेरे अरबी मालिक की बढ़ती गुस्ताखी अब मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। जहाँ पर मैंने फ़्लैट बुक करवाया था उनका उसूल ये था कि अगर मैं उनसे अपने पैसे वापस मांगती और अपनी बुकिंग वापस लेती तो मेरी कोई भी रकम मुझे ना देते, और इस एग्रीमेंट पर मैं पहले से साइन कर चुकी थी। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। ना मेरे पास पीछे कोई वापसी का रास्ता था और ना ही मैं अरबी मालिक की नौकरी छोड़ सकती थी। अगर वह मुझे नौकरी से निकाल देता तो वह फ़्लैट के 12 लाख भी डूब जाते जो मैंने अपनी फ़्लैट की बुकिंग के लिए दिए थे। इसलिए मुझे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। इतवार को फिर मेरे बॉस मेरे घर आ गए। मैंने उनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ बनाई। मालिक मुझे कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छी हैं, खुश शक्ल भी हैं, फिर आपने शादी अब तक क्यों नहीं की। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि मेरा ज़ाती मामला है और मैं अपने पर्सनल मामलों को किसी को भी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देती। बॉस मेरी बात सुन के ठंडी आहें भर के रह गए। खाने के दौरान फिर मुझे उनकी नज़रें खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। घर से वापस जाने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि काश आप चंद साल पहले मुझे मिल जाती। यह कहकर वे घर से बाहर चले गए और मैं उनकी इसी बात को सोचने लगी, शायद वे अपनी बीवी के साथ खुश नहीं थे। बहरहाल जो भी था अरबी मालिक से दूर रहना ही बेहतर था। अगले दिन जैसे ही मैं ऑफिस गई तो मेरा मालिक कहने लगा कि मैं ये पूरा ऑफिस आपके नाम करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा सब्र जवाब दे गया था। वह क्या चाहते थे मैं फूट पड़ी थी। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, शादीशुदा होकर आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। रात को भी आपने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे दोस्ती करने का कह रहे थे। मेरी बात सुनकर वे ना जाने क्यों ताज्जुब से मुझे देखने लगे। शायद उन्हें मेरे मुंह से ये बात सुनने की उम्मीद हरगिज़ ना थी। मैं नहीं जानती थी कि किस्सा कुछ और ही है। मेरा मालिक कहने लगा कि अगर आपको कोई मेरी कॉल आए तो आप प्लीज़ इससे बात कर लीजिएगा। मुझे आपको एक बहुत गहरा राज बताना है जो आपकी हर उलझन को ठीक कर देगा। यह कहकर वे फ़ौरन ऑफिस से बाहर निकल गए। मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन शाम को ही मुझे उस नंबर से दोबारा फ़ोन आया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो एक शख्स कहने लगा, फला जगह पर पहुंच जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और ये वही शख्स था, यानी कि मेरा बॉस आवाज़ बदल कर कह रहा था और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये बात कह कर गए थे। मैं फ़ौरन से बाहर निकली, देखा तो बॉस ऑफिस में नहीं थे। मैं फ़ौरन से ऑफिस से बाहर निकली और इसी जगह पर पहुंच गई जहां पर बॉस ने बुलाया था। लेकिन जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वे मेरा मालिक नहीं था बल्कि ऑफिस में ही काम करने वाला एक कलीग था। मुझे सामने देखकर वे शख्स अंदर ले गया। कहने लगा वह मुझसे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। कहने लगा कि आप बॉस की दूसरी बीवी हैं। ये सुनकर मैंने नहीं में सर हिलाया। वे कहने लगा, बॉस ने तो यही कहा था आप उनकी दूसरी बीवी हैं, इसलिए तो आपको ऑफिस में इतना बड़ा मुकाम दिया है। अभी वह ये बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटका। उस शख्स ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर पुलिस और वह अरबी मालिक था। इसने पुलिस वालों से कहा कि पकड़ लो इसको, यही वह शख्स है। साथ में मालिक की बीवी भी थी। मैं हैरान रह गई। फिर मेरे मालिक ने मुझे बताया कि मुझसे पहले इस ऑफिस में और इस जगह पर उसकी बीवी बैठी थी और वह वही काम करती थी। इस शख्स ने उनकी बीवी को पहले फुसलाकर इससे फ्लर्ट करना चाहा
ان کی بیوی بھی شخص کی باتوں میں آ گئی۔ عربی مالکن کو مالک نے کاروبار میں آدھے حصے دار بنایا اور یہ انہیں اپنی باتوں سے بہلا کر سب کچھ ہتھیانا چاہتا تھا، اور وہ بیوقوف اس کی باتوں میں بھی آ گئی تھی۔ اس وقت پر مالک کو شک ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کو 1-2 مہینے کے لیے باہر ملک بھیج دیا اور ان کے آفس میں مجھے بیٹھا دیا۔ مجھے مالک اپنی بیوی کے کپڑے پہننے کے لیے دیتے تھے اور موبائل بھی اس لیے اپنی بیوی کا ہی مجھے دیا تھا تاکہ جب یہ شخص ان سے بات کرے تو وہ اس تک پہنچ سکے۔ اب وہ شخص پکڑا جا چکا تھا، اسے لگا کہ میں اب مالک کی دوسری بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے بھی وہی کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی کے سامنے بھی سچائی آ چکی تھی، وہ مالک سے معافی مانگنے لگی۔ مالک نے کہا کہ وہ ایک شرط پر ہی اسے معاف کرے گا، اگر وہ مجھے مالک کی شادی کے لیے رضامندی دے دے۔ مالک نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں سوتنے آپس میں خوشی سے رہتے تھے۔ دھنیہ واد دوستو۔